चैप्टर है हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के पूरे यूनिट के ऊपर। अब एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट डिमांड को हिंदी में बोलते हैं समग्र मांग, और इसे बोलते हैं समग्र पूर्ति। अब इसका जो यूनिट है पूरा, इसके अंदर बेसिकली 3 चैप्टर आते हैं। एक तो आता है एडी एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला, दूसरा आता है इक्विलिब्रियम वाला, और तीसरा आता है इसका एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा। ठीक है। अब ये जो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड है, ये तो खैर आगे होगा। इन्हीं में न्यूमेरिकल भी बनता है एक। उस न्यूमेरिकल में कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के बेसिस पे एक न्यूमेरिकल बनता है, तो उसको पहले अभी देखेंगे। पहले हम थ्योरी समझते हैं कि एग्रीगेट डिमांड। तो सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, डिमांड की इस वो क्या है फुल फॉर्म। हिंदी में बोलते हैं इसे समग्र मांग, मैंने बता ही दिया, बार बार लिखने से कोई। अब एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है कि देखो, हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था कि मांग क्या होती है, सिंपल है ना। अब डिमांड का मतलब है जैसे एक इंडिविजुअल या फिर मार्केट में क्या डिमांड हो रही है टोटल। लेकिन हम अगर पूरे देश में टोटल डिमांड देखें तो उसी को बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। ठीक, पूरे देश में जो गुड्स की या सर्विसेज की या जो भी है उसकी डिमांड कितनी हो रही है, उसको बोलते हैं हम एग्रीगेट डिमांड, यानी समग्र मांग। ठीक, उसको बोल देते हैं हम टोटल डिमांड एक तरह से। ठीक, अब एक बात इसमें आ गई कि अब एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन द इकोनॉमी, ड्यूरिंग एन एक साल इन ए कंट्री। हिंदी में बन जाएगी कि एक देश में एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में वस्तु व सेवा या जो भी है उसका कुल मांग। ठीक, अब देखो एग्रीगेट डिमांड का जो डायग्राम है वो कैसे बनता है, मैं यहाँ बना देता हूँ। ये ओ एक्स हो गया, ये वाई हो गया। ठीक, यहाँ पर हम लेंगे इनकम या फिर जीडीपी, यहाँ लेंगे हम एग्रीगेट डिमांड। ये हमारा एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम है। अब ये एग्रीगेट डिमांड का डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि अगर इनकम जीरो भी हो जाएगी तब भी एग्रीगेट डिमांड हमारी जीरो नहीं होगी। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है कि जब हमारी इनकम जीरो भी हो जाती है ना, तब भी हम कुछ ना कुछ डिमांड करते हैं, भले हम पुरानी सेविंग यूज़ करें या किसी से उधार लें या कुछ भी करें। ठीक है, आपने ये नॉर्मली भी लॉजिकली भी देखा होगा कि अगर किसी की इनकम जीरो हो जाएगी, कोई बेगर है, भिखारी है, तब भी वो कहीं ना कहीं से मांग के खा ही लेता है ना। तो इनकम जीरो होने पर भी एग्रीगेट डिमांड यानी टोटल डिमांड जीरो नहीं होती। इसलिए एग्रीगेट डिमांड का कर्व जो है जीरो के ऊपर से शुरू होता है, जीरो से शुरू नहीं होता। ठीक, अब अगला इसमें पॉइंट बनता है कि बिहेवियर, मैं शॉर्ट में बना देता हूँ, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड। इसके बिहेवियर क्या हैं, पहला, एग्रीगेट डिमांड पॉजिटिव स्लोप बना के ऊपर की तरफ बढ़ता है, जो दिखाता है कि इनकम बढ़ने पर एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ती चली जाएगी। दूसरा पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो से नहीं शुरू होता, ज़ीरो के अबव, ऊपर से शुरू होता है, अबव ओरिजिन। वो क्या शो करता है, वो ये शो करता है कि अगर इनकम ज़ीरो भी हो जाएगी तब भी कुछ ना कुछ एग्रीगेट डिमांड रहेगी। तीसरा पॉइंट, एडी कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कभी भी एग्रीगेट डिमांड ज़ीरो के नीचे से नहीं जाएगा, यहाँ से नहीं उठेगा। क्यों, क्योंकि कभी भी हम ऐसा नहीं नेगेटिव डिमांड या नेगेटिव कंजम्पशन नहीं कर सकते ना। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना हमने -2 सेब खाए, मतलब ये तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो ज़ीरो या फिर सेब खाए होंगे। अच्छा, चौथा पॉइंट है कि एडी का जो स्लोप है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है, मतलब 45 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा है। यानी इसका मतलब ये है कि जितनी इनकम बढ़ रही है, इनकम में तेजी ज़्यादा वृद्धि होती है, एग्रीगेट डिमांड में उसके कंपैरिजन में कम वृद्धि होती है, लेस इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज होता है। वाई, बिकॉज जो इनकम होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कंजम्पशन और सेविंग। या यूँ कह लो कि इनकम जो है उसकी जो कुछ पार्ट एग्रीगेट डिमांड में जाता है, कुछ इन्वेस्टमेंट में जाता है, वो उसमें सेविंग में जाता है। तो मतलब ये इनकम जो बढ़ती है वो तेज़ी से बढ़ती है, ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली बढ़ती है। ठीक, चलो इसके बाद
इसके बाद आता है एग्रीगेट सप्लाई। अब ये एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? समग्र पूर्ति। अब समग्र पूर्ति का मतलब क्या है? देखो, अब देखो मैं पैसे ही रफ बना रहा हूँ। ये मान लो हमारा भारत देश है, ठीक है। इसमें जो टोटल गुड्स, टोटल फ्लो हो रहा है ना, फ्लो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, उसे बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई। मान लो टमाटर की पूरे देश में सप्लाई कितनी हो रही है टोटल, है ना, तो इट रेफर्स टू, डेफिनेशन लिखेंगे, इट रेफर्स टू सम टोटल ऑफ, या फ्लो ऑफ, टोटल फ्लो ऑफ, सम टोटल फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन ए कंट्री, ठीक है। हिंदी में डेफिनेशन ये बन जाएगी कि इससे अभिप्राय एक देश में एक वित्तीय वर्ष में वस्तु का या सेवा का जो भी है कुल प्रवाह, ठीक है, टोटल फ्लो कितनी मार्केट में बिकने के लिए आ रही है ना, उसी को टोटल सप्लाई बोल देते हैं। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है कि सप्लाई मतलब होता है इंडिविजुअल सप्लाई, है ना। अब इसके बाद आती है एग्रीगेट सप्लाई, हो गया। अब एग्रीगेट सप्लाई का जो डायग्राम है वो कैसे बनता है? देखो, यहाँ हमने ओ एक्स ले लिया, यहाँ वाई ले लिया, यहाँ इनकम, और यहाँ मैं एम्प्लॉयमेंट भी लेकर शो करूँगा, ठीक है। यहाँ एम्प्लॉयमेंट ले लेता हूँ मैं। एग्रीगेट सप्लाई का जो डायग्राम है वो आप देखोगे ऐसे बढ़ रहा है। एग्रीगेट सप्लाई का डायग्राम सीधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है 45 डिग्री का एंगल बना के। तो अब ये क्या दिखा रहा है? अब ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती चली जाएगी। और जो हमारी एम्प्लॉयमेंट है, मान लो एम्प्लॉयमेंट जितना बढ़ता चला जाएगा उतनी हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। ये तो शो कर रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ देखो इसमें, अब पॉइंट बनता है बिहेवियर। ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि भाई बिहेवियर बताओ, ये हमें आगे के लिए पता होना चाहिए, आगे जो चीज़ें करेंगे। तो बिहेवियर है हमारा, पहला पॉइंट बनेगा कि हमारा एग्रीगेट सप्लाई जो है वो पॉजिटिव स्लोप है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब होता है वो सीधे बढ़ रहा है। कोई डायग्राम अगर ऐसा होता तो ये दिखाता कि नेगेटिव स्लोप है, जैसे हमारे माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड का था नेगेटिव स्लोप, है ना, ठीक है। अब देखो, तो दूसरा पॉइंट है हमारा कि एग्रीगेट सप्लाई जो है वो 45 डिग्री का एंगल बना के ऊपर की तरफ बढ़ता है, जो दिखाता है प्रोपोर्शनेटली बढ़ता है एग्रीगेट सप्लाई। यानी जितनी जितनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी या इनकम बढ़ेगी उतना एग्रीगेट सप्लाई बढ़ता चला जाएगा। तीसरा पॉइंट ये दिखा रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई किससे स्टार्ट हो रहा है? ज़ीरो से, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो या ओरिजिन, ठीक है। तो ये हमारे पास 4-5 पॉइंट हो गए इसके। आप इसके नोट्स बना लेना, उतार लेना कॉपी में, ठीक है। या इसके जो है वो मिल जाएगा आपको, वो लिंक मिल जाएगा उसका गूगल ड्राइव का ना। अब देखो, इसके बाद हम डायरेक्ट सेकंड चैप्टर जो है उसका शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम पर जा सकते हैं, बट हम उस पर नहीं जा रहे अभी। हम इसी चैप्टर के आगे के पार्ट को करते हैं। इसके बाद आता है कंजम्पशन फंक्शन। देखो, जो एग्रीगेट डिमांड होती है, वो जो डिमांड बनती है वो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट की डिमांड से, जैसे जो हम खाएंगे, हमने खाने पीने की कुछ डिमांड करी और कुछ हमने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से डिमांड करी। मान लो हमने रॉ मशीन्स खरीदी, है ना, कुछ कुछ इक्विपमेंट्स खरीदे, तो वो इन्वेस्टमेंट डिमांड हो गई और कुछ कंजम्पशन की डिमांड हो गई। इन दोनों को मिला के जो डिमांड बनती है वो एग्रीगेट डिमांड बन जाती है हमारी देश की, ठीक। अब इसमें कंजम्पशन क्या है, तो कंजम्पशन को लेते हैं पहले। तो कंजम्पशन जो है, कंजम्पशन को बोलते हैं हिंदी में उपभोग, ठीक। अब ये कंजम्पशन जो होता है, ये तो होता है मतलब हम कोई भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, ठीक। अब ये कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन होता है ये, मतलब इट रेफर्स टू दैट फंक्शन, या इट इज़ दैट फंक्शन जो विच शोज या एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन
इनकम एंड कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन और इनकम में क्या रिलेशनशिप है वो शो करता है। जैसे हमें पता है हमारा कंजम्पशन किस पे डिपेंड होता है, इनकम पर डिपेंड होता है ना। कंजम्पशन हम कितना खाएंगे वो हमारी आय पर निर्भर करता है, इसी को बोलते हैं कंजम्पशन फंक्शन। बेसिकली हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन होता है वो ये है ए प्लस एम पी सी डॉट वाई। अब ये ए क्या है, ए मतलब होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी अगर हमारी इनकम ज़ीरो भी हो जाए तब भी हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ रहेगा, उसको बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन। यानी अगर हमारी इनकम ज़ीरो भी हो जाए तब भी हमारा कुछ ना कुछ हमारा कंजम्पशन रहेगा, उपभोग रहेगा, उसी को बोलते हैं स्वायत्त उपभोग। ठीक, अब एक चीज़ देखो इसमें, ये जो एम है, एम शो करता है कि हमारी हैबिट कितनी है। हैबिट आम भाषा में हैबिट और इंग्लिश में बोलते हैं इसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी प्रोपेंसिटी, यानी इनकम बढ़ने पर हमारी क्या हैबिट है, प्रवृत्ति है कि प्रवृत्ति है उपभोग को बढ़ाने की। ठीक, अब इसको समझेंगे सबको। पहले मैं कंजम्पशन फंक्शन का डायग्राम बताता हूँ आपको। देखो ये हमारा डायग्राम है कंजम्पशन फंक्शन का, ये हमारा ओ एक्स, ये वाई। हमारा जो कंजम्पशन फंक्शन है वो ज़ीरो के ऊपर से स्टार्ट होता है। क्यों स्टार्ट होता है, पहला पॉइंट अबव ओरिजिन। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि अगर इनकम ज़ीरो भी हो जाएगी तब भी हमारा कंजम्पशन ज़ीरो नहीं होगा। ये जो है इसी को बोलते हैं हम ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी इनकम ज़ीरो होने पर भी, यानी अगर ये इनकम वाला पार्ट ज़ीरो भी हो जाए तब भी हमारा कुछ ना कुछ कंजम्पशन रहेगा, उसी को बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक, अब उसके बाद ये जो स्लोप है इसका, ये डिपेंड करेगा हमारी प्रोपेंसिटी कितनी है। अभी समझाते हैं इसको। MPC शोज दी स्लोप। अब देखो, अब मैं ऐसे समझाता हूँ। मान लो एक व्यक्ति है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ C इज इक्वल टू ए प्लस MPC वाई। अब एक व्यक्ति है, उसकी इनकम बढ़ती है तो वो उसका 60% खा लेता है। एक व्यक्ति है, उसकी इनकम बढ़ती है तो वो 90% खा लेता है। तो इसकी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है इस वाले की, इस वाले की होगी ए प्लस 0.60 वाई, यानी 60% ये खा लेता है। इसका फॉर्म, इसका जो होगा वो होगा ए प्लस 0.90 वाई। मान लो एक व्यक्ति का जो MPC है, फंक्शन है कंजम्पशन फंक्शन, वो ए प्लस 0.40 वाई है, यानी ये व्यक्ति 40% हमारा जब भी इसकी इनकम बढ़ती है ये 40% क्या करता है, खा लेता है, कंज्यूम करता है। तो बाकी का 60% का क्या करता है, बाकी का 60% का क्या करता है, बाकी 60% सेव करता है। इसी तरह ये जो है, ये जो बाकी का ये 60% खाता है तो 40% क्या करता है, सेव करता है। ठीक है, तो हमें पता लग गया कंजम्पशन फंक्शन जो है, ये जो है इसका ढलान या स्लोप, ये कौन शो करता है, ये स्लोप शो करता है MPC। ठीक है जी, ये जो है यानी डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, और यही फॉर्मूला होता है हमारा MPC का। इसको भी अभी और डीपली समझेंगे, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। ठीक, अब आगे चलते हैं। इस तरीके से हमारा ये हो गया, कंजम्पशन फंक्शन हो गया। तीसरा पॉइंट है, कंजम्पशन फंक्शन जो है वो पॉजिटिव स्लोप है। कंजम्पशन फंक्शन का क्या है, स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, जो ये शो करता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजम्पशन बढ़ता है। ठीक है, देखो अब पॉजिटिव स्लोप है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चौथा पॉइंट है कि जितनी इनकम बढ़ती है उतना कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा है, कंजम्पशन लेस बढ़ रहा है। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि इनकम दो पार्ट में डिवाइड होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। ठीक, यहाँ पर हमने इनकम लिया था वैसे वो एक्स एक्सिस पे, और यहाँ लिया था कंजम्पशन। ठीक, अब ये आप नोट्स देख लो क्लियरली, और आगे इसको दोबारा अगर दिक्कत होती है तो पॉज करके समझ लो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका दूसरा सेविंग फंक्शन, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, बचत बोलते हैं ना। ठीक, बचत फलन। अब ये सेविंग फंक्शन क्या होता है, इट रेफर्स टू, वही जो कंजम्पशन का लिखा उसमें कंजम्पशन लिखा है, सेविंग लिख दो। इट रेफर्स टू द फंक्शन विच शोज functional relationship between income and
सेविंग, ठीक है। यानी जब सेविंग डिपेंडेंट हो इनकम पर तो उसी रिलेशनशिप को जो शो करता है उसे बोलते हैं सेविंग फंक्शन। अब सेविंग फंक्शन की जो इक्वेशन बनती है वो बनती है -a प्लस एम पी एस डॉट वाई, ठीक है जी। अभी क्या शो कर रहा है कि जब इनकम ज़ीरो भी होती है तब भी हमारी पुरानी बचतें होती हैं, हम उनको पुरानी सेविंग्स को यूज़ करते हैं। और एम का मतलब कंज्यूमर की हैबिट, हैबिट किस चीज़ की, सेव करने की, यानी प्रोपेंसिटी किस चीज़ की, सेव करने की, और इसे बोलते थे ओल्ड सेविंग, ठीक। अब सेविंग फंक्शन का जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, देखो ये हमारा जो है ओ एक्स, अरे ये हम लेंगे नीचे से थोड़ा सा, ठीक ठीक, ये हम इधर कर लेते हैं इसको। ये बिल्कुल रो वीडियो है, जस्ट मैं इसको बना रहा हूँ और साथ के साथ इसको ऐसे ही अपलोड कर दूंगा बिना एडिटिंग के, तो आप देख लो थोड़ा सा। अब इसका ये जो है ये हमारा बन गया सेविंग कर्व। अब ये सेविंग कर्व जो है वो नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, ज़ीरो के नीचे से, जो कि ये शो कर रहा है कि हमारी इनकम ज़ीरो होने पर भी हम पुरानी सेविंग्स का यूज़ करते हैं, वही -a को शो करता है। और इसका जो स्लोप है, जिसका जो स्लोप है वो है एम जो कि है डेल्टा एस और डेल्टा वाई। तो ये इसका स्लोप क्या बन गया, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, वही हमारा क्या है एम और डीपली इसके बारे में अभी जानेंगे। यहाँ हम लेते हैं, यहाँ हमने ली सेविंग और यहाँ इनकम। अब इसका भी देखो बिहेवियर देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, यहीं लिखते हैं नीचे। पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि हमारा जो सेविंग फंक्शन है वो बिलो ओरिजिन स्टार्ट होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, और पता है हमने बता दिया पहले बिलो ओरिजिन क्यों स्टार्ट होता है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि ये सेविंग फंक्शन जो है कंजम्पशन वाले में, दूसरा पॉइंट क्या लिखा था, हाँ, तो एम जो शो करता है इसका स्लोप शो करता है। एम क्या शो करता है, स्लोप ऑफ एस, सेविंग फंक्शन ना, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि हमारा जो सेविंग फंक्शन है वो क्या है, पॉजिटिव स्लोप दिखाता है ना, पॉजिटिव स्लोप यहाँ लिख देते हैं। पॉजिटिव स्लोप है, वो क्या शो करता है पॉजिटिव स्लोप, कि जब इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है, ठीक। लेकिन चौथा पॉइंट बताएगा कि जितनी इनकम बढ़ती है सेविंग उतनी नहीं बढ़ती, सेविंग कम बढ़ती है, जो दिखाता है कि इनकम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, कंजम्पशन और सेविंग में। अब इसके बाद की बात होती है, यह हो गई हमारी समझ आगे सारा। अब देखो, अब ये एम क्या होता है, एम क्या होता है, एम का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हिंदी में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब देखो ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो है इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। यानी ये शो कर रहा है कि इनकम में चेंज आने से उपभोग में कितना चेंज आता है। अगर 100 रुपये की इनकम में चेंज आया, उसकी वजह से 60 का चेंज कंजम्पशन में आया, तो इसका मतलब आपका एम 0.6 है, यानी 60% आप हमेशा खा लेते हो। अगर आपकी इनकम में 100 रुपये का चेंज आया और आप 90 रुपये का आपका कंजम्पशन में चेंज आता है, इसका मतलब आपका एम 0.90 है, यानी आप 90% खा लेते हो, 10% बचाते हो। यानी कि जिसका एम ज़्यादा होगा उसका कंजम्पशन हैबिट क्या होगी, ज़्यादा होगी, है ना, उसकी कंजम्पशन हैबिट क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यानी कि हमारा एम शो करता है किसी भी कंज्यूमर की हैबिट, यानी हम इसमें डेफिनेशन में लिख सकते हैं, इट शोज दी हैबिट ऑफ द कंज्यूमर टू कंज्यूम आफ्टर चेंज इन इनकम, है ना, आफ्टर चेंज इन इनकम। इसकी आगे की डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, देखो राइटिंग आप स्किप कर दो, मतलब थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। दूसरा इसकी डेफिनेशन बनती है और इन अदर वर्ड्स इट शोज दी
consequent change in consumption due to change in income। ठीक, इनकम में चेंज आने से जो कंजम्पशन में चेंज आता है, हिंदी में इसकी अगर डेफिनेशन बोल दूं मैं कि आय में परिवर्तन के पश्चात उपभोग में जो परिवर्तन आता है उसी को दर्शाता है एमपीसी। ठीक, अब जो एमपीसी होता है उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको क्या होता है। इसी तरह जो एमपीएस होता है वो वाइस वर्सा होगा, उल्टा। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी हिंदी में सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक, इसका फॉर्मूला है एमपीएस का डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, यानी इनकम में चेंज आने की वजह से बचत में कितना परिवर्तन आता है। ठीक, यानी अगर मान लो 100 रुपये का परिवर्तन इनकम में आया जिसकी वजह से 40% का या 40 का चेंज आया बचत में, सेविंग में, तो यानी आपका एमपीएस 0.4 है, जो दिखाता है कि आप हमेशा इनकम बढ़ने पर 40% बचा लेते हो। इसी तरह जो मैंने एग्जांपल ऊपर दिए, तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी इट शोज द हैबिट ऑफ सेविंग, या इट शोज द consequent change in saving due to change in income। ठीक है जी। अब इसमें क्या बात आती है, हमें समझ आ गया। अगर मैं टेबल दूंगा आपको कि मान लो ये मैं बोलूं कि इनकम 0 से 100 हो गई, 200 हो गई, 300 हो गई, जिसकी वजह से कंजम्पशन जो है पहले 50 था, फिर 100 हो गया, फिर 120 या 150 मान लो और ये 200, और यहाँ पर मैं बोल दूँ कि एमपीसी निकालो तो आप निकाल लोगे, और मैं बोलूँ कि सेविंग भी निकालो, फिर मैं बोल दूँ कि एमपीएस भी निकालो, तो निकाल दोगे ना। एमपीसी का फॉर्मूला तो पता ही है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यानी इसमें कितना परिवर्तन आया, फिर इतना इसमें कितना आया, तो यहाँ देखेंगे तो यहाँ 50 का परिवर्तन आया, यहाँ 100 का आया, तो 0.5 आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 150 के नीचे 200 रख देना। इसी तरह सेविंग निकालनी हो तो फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला 1 मिनट रुको ज़रा। सेविंग का अगर निकालनी है तो इसका फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस कंजम्पशन, है ना, क्योंकि हमें पता है कि इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, और अगर मुझे सेविंग निकालनी है तो वाई माइनस सी कर दूंगा। ठीक, और अगर से एमपीएस निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। कितना सेविंग में चेंज आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल पहले वाले में -50 आ जाएगा सेविंग, दूसरे वाले में कितना आएगा 0, तीसरे वाले में 50, तो अब निकाल लो यहाँ कितने का 50 का चेंज आया, 50 का चेंज आया, 50 अपॉन 100 0.50, इसी तरह से निकाल सकते हैं, है ना। ये आपको करना है, होमवर्क है आपका एक तरह से। अब इसमें एक चीज़ जो बतानी थी वो ये है कि जो एमपीसी होता है और एमपीएस होता है, उन दोनों का जोड़ जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, इन दोनों का ये रिलेशनशिप है। तो क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन करो रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो यही है कि दोनों में ये है, अगर एमपीसी निकालना हो तो 1 माइनस एमपीएस, और एमपीएस निकालना हो तो 1 माइनस एमपीसी। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर आपका एमपीसी 0.60 है तो एमपीएस कितना होगा 0.40, क्योंकि इन दोनों का जोड़ जो है 1 से ऊपर नहीं हो सकता, दोनों का जो सम है वो 1 से अबव नहीं हो सकता। दूसरी बात समझने वाली यह है कि एमपीसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। या अब इसी का एक कॉन्सेप्ट निकल कर आता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हिंदी में बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं इसको एपीसी, हिंदी में बोलते हैं औसत
उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है जी। अब ये औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या करता है, इसका फॉर्मूला होता है APC इजिकल टू C/Y। तो इट शोज दी टोटल कंजम्पशन, इट शोज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन या करंट कंजम्पशन टू टोटल इनकम या फिर करंट इनकम, ठीक। इसी तरह एक APS होता है जिसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब इसका फॉर्मूला होता है APS का S/Y। हिंदी में इसका मतलब है औसत बचत प्रवृत्ति, ठीक है जी। अब इसका जो फॉर्मूला है वो, इसकी जो डेफिनेशन है यार, ये इसकी उल्टी कर देना, यहाँ कंजम्पशन की जगह सेविंग कर देना बस, ठीक। वो बार बार लिखना पड़ता है अदरवाइज़। अब मैं अगर आपको एक इक्वेशन दूँ कि इनकम 0 से 100, 200, 300 हो रही है और C जो है 50, 100, 150, 200, फिर S जो है वो -50 और 0, 50 और 100, तो APC और APS निकालो। तो आपको बहुत सिंपल है, इसका फॉर्मूला तो है C/Y, इसका फॉर्मूला है S/Y, निकाल दो, ठीक है ना। निकाल लेना, आपके लिए होमवर्क है ये। मतलब पहला वाला मैं निकाल देता हूँ, जैसे 50 के नीचे 0 रखेंगे डैश, -50 के ये आ जाएगा। नीचे वाले में देखो 100 के नीचे 100, 1, 0 के नीचे 100 रखा, ये भी डैश आएगा। इधर देखो 0 के नीचे 0 आ जाएगा, ये आएगा। 150 के नीचे 200 रख देंगे, तो जो भी आएगा कैलकुलेट कर लेना। 50 के नीचे 200 रखेंगे 0.25, तो ये 0.75, ठीक। 200 ये 100 रखेंगे इसके नीचे, तो 0.33 और 0.66 कुछ आएगा, है ना। तो आप कैलकुलेट कर लेना। अब इसका भी रिलेशनशिप क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन APC और APS क्या है कि APC और APS का जो सम होता है वो 1 होता है। अगर APC निकालना है तो 1 - APS कर दो, और अगर APS निकालना है तो 1 - APC कर दो, ठीक। और दोनों के फॉर्मूलाज मैंने बता ही दिए। अब देखो इसकी बैटरी कम है, तो मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2, अदरवाइज़ मैं इसी में कंप्लीट करता, 50 से 60 मिनट की पूरी वीडियो बनती। तो आप वो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसी में मेन चीज़ स्टार्ट होने वाली है। मतलब बेस ये है, फिर उसमें न्यूमेरिकल स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।